वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, ट्यूसडे वाली क्लास में कहा था कि जो हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं इस सैटरडे को, वो हम करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि हम करंट अफेयर जो है मंथली वाइज डिस्कस करते चलेंगे बीच बीच में, जिसमें हम जनवरी का जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फरवरी में, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी का करंट अफेयर। ठीक है, अब ये मार्च भी कंप्लीट होने को है, तो जब मार्च भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अप्रैल में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर अंदर आपको मार्च का जो करंट अफेयर है वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो जो बच्चे चाहे वो अभी आरएमसी का तैयारी कर रहे हैं, आरएमसी का एग्जाम है जिनका जून में, या जो इस सेशन के आरएमएस और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा करके देखें, तीनों में से कोई भी पेपर आप उठा करके देखते हैं तो उसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आपके हर एक एग्जाम के लिए जीके वाले पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो ये आपको साथ ही साथ इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको कवर करते रहना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि बच्चे इसको मिस कर देते हैं, केवल स्टैटिक पार्ट पे ध्यान देते हैं, हिस्ट्री याद कर लेते हैं, ज्योग्राफी याद कर लेते हैं, पॉलिटी याद कर लेते हैं, जो स्टैटिक यानी जो मिसलेनियस जीके है उसको याद कर लेते हैं, बट करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो लास्ट मोमेंट पर जाकर के करंट अफेयर पढ़ने से बेटर ये है, लास्ट मोमेंट पर तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप मंथली करंट अफेयर जो है एटलीस्ट वो करते चलें। वैसे तो बेस्ट ये होता है कि आप हर दिन पढ़ें, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, हर दिन करंट अफेयर पढ़ें, लेकिन उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप हर एक महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप साथ ही साथ कवर करते चलें। ठीक है, तो सभी बच्चे, सबका स्वागत है क्लास में। जय हिंद, आनंद वर्धन, जय हिंद, विराज बैसला। चलिए भाई, फटाफट से सारे बच्चे एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं, और जो बच्चे आ चुके हैं वो सबसे पहले एक काम करेंगे कि वो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ आपके दोस्त जो हैं वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, और फिर हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, जिसमें हम फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे एक बार आ जाएं। वाहेवाल दिव्यांशु, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को, और आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं बस गुड इवनिंग जय हिंद आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो जल्दी से फटाफट से आ जाएं, कुछ मिस ना हो। ठीक है, अदरवाइज आपका कुछ मिस अगर हो जाता है तो आप दोबारा से क्लास को देखें और जो पार्ट आपका मिस हो चुका है उसको एक बार फिर से पढ़ें। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद और गुड इवनिंग सभी को, और शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ की, तो उसको देखते हैं जरा। ये आपकी क्लास है फरवरी का 2026 का, हम करंट अफेयर इसमें पढ़ रहे हैं। चलिए, तो एक एक करके देखते जाते हैं, और आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाले हैं जो कि आपने फरवरी में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों में आते हैं, तो आपका ध्यान उतना जो है उधर नहीं जाता है। तो हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। तो साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत इसका स्टैटिक पार्ट है हम वो भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, यानी आप ग्रैमी अवार्ड के बारे में करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ग्रैमी अवार्ड होते क्या हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, अगर कोई इंडिया में इसको जीत चुका है तो वो कौन है, तो ये सारी चीज़ें भी हम साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपका स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो भी रिवाइज होता रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रैमी अवार्ड किस चीज़ के अवार्ड है, ये ग्रैमी अवार्ड किस चीज़ के अवार्ड है। ठीक है, मैं इसको ब्लू से लिखता हूं ताकि ये रेड से कंफ्यूज ना हो आप। ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस चीज़ के अवार्ड है, तो ये बेटा म्यूजिक के अवार्ड है। किसके अवार्ड है, म्यूजिक के अवार्ड है, यानी म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, कौन सी फील्ड में देते हैं इसको, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। अब अगर बात करें कि भाई भारत में इसे किसने जीता है, तो भारत में कई लोगों ने जीता है, 4-5 लोगों ने इस अवार्ड को जीता है, जिसमें आपके सबसे पहले जो थे वो थे पंडित रविशंकर।
पंडित रविशंकर, इन्होंने जीता है। आपके ए आर रहमान जो है उन्होंने जीता है, जिन्होंने ऑस्कर भी जीता है, ए आर रहमान। ठीक है, अच्छा पंडित रविशंकर जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो ये प्ले करते हैं सितार। पंडित रविशंकर को कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड, सितार के लिए। ठीक है, और सबसे पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर जिनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है, और सबसे ज्यादा बार मिला है, इनको कम से कम 5 बार ये अवार्ड मिला है, 5 टाइम्स। पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। किस चीज का अवार्ड है, म्यूजिक का अवार्ड है। भारत में किसको मिला है, तो पंडित रविशंकर को 5 बार मिला है। सबसे पहले भी किसको मिला था, पंडित रविशंकर को। ठीक है, इनकी एक एल्बम थी जिसका नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये इनकी एल्बम थी, इसके लिए इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर की, यानी कि आज यानी कि 2026 में ये ग्रैमी अवार्ड किस किस को मिला है। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन हम सारी कैटेगरी नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उसको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमें केवल वो पढ़नी है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है, जो जनरल कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी है, वो जैसे कि सॉन्ग ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है, यानी पूरे साल का 2025 का। अब सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात हो रही है तो 2026 की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि 2026 तो अभी चल ही रहा है। हम बात करेंगे 2025 की, कि 2025 में कौन सा गाना था जिसको सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, पूरे साल का एक सॉन्ग, ये किसको चुना गया है, तो ये गाना है कौन सा, वाइल्ड फ्लावर। गाने का नाम क्या है, वाइल्ड फ्लावर। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का वो जो अवार्ड है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो ग्रैमी अवार्ड है, वो किसको मिला है, वाइल्ड फ्लावर को मिला है। इसके सिंगर कौन है, किसने गाया इस गाने को, तो इसको गाया है बिली एलिश ने। किसने गाया है, बिली एलिश। तो ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये है बिली एलिश, लड़की है, लड़का नहीं है, बिली एलिश। ठीक है, तो बिली एलिश का गाना है क्या, वाइल्ड फ्लावर, इसको चुना गया है सॉन्ग ऑफ द ईयर के नाम से। अगला बात करें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, नया आर्टिस्ट, तो वो कौन है, ओलिविया डीन, याद रखना। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला है ग्रैमी की तरफ से, ओलिविया डीन। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, पूरे साल का मेन जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा वो कौन रहा, वो रहा सर्किट। ये सर्किट प्रोडक्शन का नाम है, ये कंपनी का नाम है, सर्किट प्रोडक्शन जो है ये उसका नाम है। तो ग्रैमी अवार्ड प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर में किसको मिला, सर्किट को। सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर, जो गाने लिखते हैं, तो सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, एमी एलन को। एमी एलन को मिला सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी कि जो सॉन्ग लिखते हैं, गाने लिखते हैं, उसका जो अवार्ड है 2025 के लिए वो किसको मिला, एमी एलन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, ग्रैमी अवार्ड के बारे में, जो किसमें दिए जाते हैं, म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं WPL 2026। ये क्या है जी WPL 2026, तो फोटो वोटो से आपको समझ में आ गया होगा, क्रिकेट की बात हो रही है। WPL की फुल फॉर्म क्या है, तो विमेन प्रीमियर लीग, विमेन प्रीमियर लीग। जैसे आपने सुना होगा इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल तो पता ही होगा आपको, आईपीएल क्या होता है। आज ही स्टार्ट हुआ है, आज 28 मार्च है, आज से ही आईपीएल स्टार्ट हुआ है। पहला मैच है आरसीबी और हैदराबाद का। ठीक है, अभी हो सकता है शायद स्टार्ट हो भी गया हो, 7:12 हो रहे हैं अभी, तो 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाता है वैसे तो पहला जो मैच है आज आईपीएल शुरू हो रहा है 2026 का। आईपीएल शुरू हुआ था कब, 2008 में। पहला आईपीएल कब हुआ था, 2008 में। और वो पहला आईपीएल किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन हम बात कर रहे हैं WPL की। जैसे आईपीएल जो होता है वो होता है लड़कों का, ऐसे ही लड़कियों का भी आईपीएल होता है जिसको बोलते हैं WPL। इसकी फुल फॉर्म होती है विमेन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये जो है 2026 में जो हुआ था विमेन प्रीमियर लीग, ये किसने जीता, कौन सी टीम ने जीता। ठीक है, अगर हम बात करें WPL के बारे में, तो WPL जो है ये स्टार्ट हुआ था 2023 में। ठीक है, WPL शुरू हुआ था 2023 में, तो 2023 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ और 26 में हुआ। तो 4 एडिशन इसके हो चुके हैं। ठीक है, 4 एडिशन जो है वो हो चुके हैं। सर मैच विल स्टार्ट एट 7:30। ओके, पूरा आइडिया आपको मैच का, कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट टीम होगी जरूर आईपीएल में। वैसे तो कम देखा करो, मैं कहूंगा तो, बट
ठीक है, एक दो मैच देख लोगे अपने फेवरेट टीम का तो उससे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, वो आपकी चॉइस है, मर्जी है आपकी, ठीक है। बट हाँ, पढ़ाई पर नुकसान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पर उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक दो मैच देख सकते हो, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट वो आपको खुद को देखना है कि भाई आपका ज़्यादा समय जो है वो इन चीज़ों में जो है ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम बात करें विमेन प्रीमियर लीग की, तो अब तक 4 एडिशन इसके हो चुके हैं 2026 का मिला करके। किसने किसने जीते हैं, चारों का आपको याद रखना है कि भाई 2 बार तो जीता है किसने, आरसीबी ने, 2 बार तो जीता है आरसीबी ने, और 2 बार जीता है मुंबई ने। तो वो जो वुमेन की जो मुंबई वाली टीम है उसने 2 बार जीता है इसको, और 2 बार जीता है आरसीबी ने। तो आरसीबी 2 बार जीत चुकी है। तो 2026 वाला जो WPL है वो किसने जीता, आरसीबी ने। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये सब आरसीबी है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसमें विराट कोहली खेलता है। लड़कों वाली में, लड़की वाली में कौन है इसका कैप्टन, स्मृति मंदाना, ठीक है। तो बात करें विनर की, तो विनर कौन रहा 2026 में, तो विनर रहा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी। कितने मिले इनको, 6 करोड़ रुपए इनको मिले। रनर अप कौन था, रनर अप का मतलब होता है जो फाइनल में इनसे कौन हारा। फाइनल में कौन कौन थे, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। दिल्ली कैपिटल को कितने मिले, 3 करोड़ रुपए। इंडिविजुअल अवार्ड की बात करें, ऑरेंज कैप किसको मिली, ऑरेंज कैप का मतलब होता है कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। तो ऑरेंज कैप किसको मिली, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना, ये जो है स्मृति मंदाना है आरसीबी कैप्टन, इनको कितने मिले, 5 लाख रुपए, ठीक है। और पर्पल कैप किसको मिली, पर्पल कैप का मतलब होता है किसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट ली, तो वो है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन, इनको भी 5 लाख रुपए मिले। सोफी डिवाइन जो है ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है, तो इनको भी 5 लाख रुपए मिले। ये क्या है, पर्पल कैप, और स्मृति मंदाना क्या है, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप का मतलब जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, और पर्पल कैप का मतलब होता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस बार के WPL के बारे में याद रखनी है। अब जब IPL हो जाएगा, तो IPL के जब खत्म हो जाएगा IPL, तब हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई IPL की विनर टीम कौन रही 2026 में, ऑरेंज कैप किसको मिली और पर्पल कैप किसको मिली। ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी WPL के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, 2023 में। इसको किस किसने जीता आज तक, तो आरसीबी ने 2 बार जीता है और मुंबई ने 2 बार जीता है। तो 2-2 बार दोनों ने जीता है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर 2026 में रहा क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किसका टूर्नामेंट है, ये है टेनिस का टूर्नामेंट। ये टेनिस का टूर्नामेंट है। टेनिस में मेनली जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। क्या बोलते हैं उनको, ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम में 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम में 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। फिर होता है आपका विंबलडन, विंबलडन। और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं कि भाई टेनिस में जो मेन टूर्नामेंट है वो उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, और टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हो चुका है 2026 का। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में होगा। इसके बाद होगा विंबलडन। विंबलडन कहां होता है, लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में। और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन जो कि कहां पर होता है, यूएस में होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है। तो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं, चारों के आपको नाम पता होने जरूरी हैं। चारों के नाम आपको पता होने जरूरी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इन चारों में जब ये चारों हो जाएंगे तो आपको इन चारों के विनर्स के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अभी क्या हो चुका है, अभी हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन कौन विनर है, तो हमें दोनों का विनर याद रखना है, विमेन सिंगल का और विमेन सिंगल का। यानी कि लड़कों में कौन जीता और लड़कियों में कौन जीता। सिंगल में डबल्स के नाम आपसे करंट अफेयर में मुश्किल ही पूछा जाएगा, ना के बराबर चांस है कि पूछा जाए। आपको सिंगल का नाम जरूर याद रखना है। सिंगल का मतलब होता है जिसमें एक एक खिलाड़ी खेलता है। डबल्स होते हैं जिसमें 2-2 खिलाड़ी खेलते हैं टेनिस में, ठीक है। तो आपको सिंगल्स वाला याद रखना है, आपको सिंगल्स वाला याद रखना है। तो लड़कों में सिंगल्स में कौन जीता, मेन सिंगल चैंपियन कौन है, वो है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज जो है वो कौन सी देश से है, तो ये खेलते हैं स्पेन से, ये स्पेन के हैं। तो लड़कों में कौन जीता, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। लड़कियों में कौन जीता, वुमेन सिंगल में कौन जीता, रायबेकिना। रायबेकिना, रायबेकिना कहां की है, तो ये है कजाकिस्तान की, ये कजाकिस्तान की है, ठीक है। दोनों का नाम याद रखना है। लड़कों में कौन जीता, कार्लोस अल्कराज।
ये पिछले साल भी जो भी हमारे ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें भी 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है। तो लड़कों में कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। और लड़कियों में कौन जीता है? रायबेकिना। कार्लोस अल्काराज कहां से है? स्पेन से। और रायबेकिना कहां से है? कजाकिस्तान से। दोनों की कंट्री का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, भारत में एक समिट हुई थी आज इसी साल, एआई समिट, जिसमें एआई के बारे में बताया गया, ठीक है। इनके स्टार्ट होने के ईयर्स बता दो बेटा, सबके स्टार्ट होने की ईयर्स आपको याद नहीं रखने। हाँ, इसमें एक जरूर चीज याद रखना, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो वो है विंबलडन। 1878 में स्टार्ट हुआ था ये। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन, 1878, ठीक है। बाकी सब जो है वो 1900 के आसपास स्टार्ट हुए, 1920, 1924 इन ईयर्स के आसपास स्टार्ट हुए। लेकिन सबसे पुराना कौन सा है इनमें? विंबलडन। विंबलडन आपको जरूर याद रखना है। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन। और वो ग्रास जो कोर्ट होता है उस पर खेला जाता है, यानी घास का जो कोर्ट होता है उस पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में, ठीक है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। बाकी एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, 2 क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो विंबलडन के बारे में आपको जरूर याद रखना है कि सबसे पुराना है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के जो कोर्ट होता है उन पर खेला जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं एआई इंपैक्ट समिट के बारे में, कि भारत में एक एआई की समिट हुई। एआई का मतलब होता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत चल रहा है, जिससे आप अलग अलग तमाम तरह की वीडियोस बनाते हो, जिससे आप ऐसे रोबोट बना सकते हो जो इंसानों की तरह सोचते हैं, ठीक है। जैसी आप ऐसी ऐसी मशीन बना सकते हो जो इंसानों की तरह सोचती हैं। तो एआई समिट, तो भारत में जो एआई समिट हुई वो कहाँ हुई, ठीक है, उसमें कितने देशों से लोग आए? तो पहली बात तो कहां हुई, तो ऑर्गेनाइज एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। कहां पर हुई एआई समिट? भारत मंडपम में। इसको याद रखना पहले तो, कि भारत में जो एआई समिट हुई, एआई इंपैक्ट समिट हुई 2026 की, वो कहां पर ऑर्गेनाइज हुई? तो भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज हुई, जो कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, यानी इसकी जो पूरी समिट की जो मेन एक चीज थी वो क्या थी? तो वो थी सर्वजन हितय सर्वजन सुखय। सर्वजन हितय सर्वजन सुख है। इसका क्या मतलब है? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। यानी अगर आप सबके हित में काम करोगे तो सबकी खुशी में काम करोगे, ठीक है। सबका हित हो, सबका भला हो और सब खुश रहें, इसका मतलब यह है। सर्वजन हितय यानी सबका हित हो, हित का मतलब होता है भला, और सर्वजन सुख है यानी सब सुखी रहें, इसका यह मतलब है, ठीक है। सर्वजन हितय और सर्वजन सुख है, वेलफेयर फॉर ऑल और हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। कितने देशों से इसमें लोग आए? तो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 100+ कंट्रीज, 100 से ज्यादा देशों से, 100 से भी ज्यादा देशों से जो लोग हैं वो इसमें आए थे, वो इसमें आए थे। आपका जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, ये किस कंपनी का है? तो ये ओपन एआई का। चैट जीपीटी यूज करते हैं ना हम एआई के लिए, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस पूछने के लिए, या फिर कोई जैसे पढ़ाई की चीज पूछनी है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इमेजेस वगैरह ही बनाती है चैट जीपीटी। तो जो चैट जीपीटी है कौन सी कंपनी का है? तो ये ओपन एआई का है, ये ओपन एआई कंपनी का नाम है। इस कंपनी के जो एक तरीके से फाउंडर है वो कौन है? तो उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन, ये जो सैम ऑल्टमैन है ये भी आए थे मीटिंग में। ये आपको जो फोटो दिखाई दे रही है इसमें मोदी जी भी हैं बीच में, मोदी जी के जस्ट साइड में जो इंसान है ये है सैम ऑल्टमैन, इसका नाम है सैम ऑल्टमैन, ठीक है। ठीक है भाई, सर इससे पहले भी कभी हुआ है क्या? इससे पहले बेटा बाहर के देशों में हुई है 1-2 बार, जैसे यूएस वगैरह में हुई है समिट, लेकिन भारत में पहली बार हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके लिए। मान लीजिए कहीं और हुई होती तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। किसी और देश में अभी भी कुछ हो रहा होगा, अभी भी कोई मीटिंग हो रही होगी, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब है जब भारत में होती, ठीक है। तो ये भारत में हुई है 2026 में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपसे थीम भी पूछ सकता है और ये भी सिंपल पूछ सकता है कि कहां पर हुई, तो आपको ये भी याद रखना है कहां पर हुई, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में हुई और इसकी थीम थी सर्वजन हितय सर्वजन सुखय। आगे बढ़े, इसके बाद बात करते हैं कुछ वन लाइनर टाइप के आपके करंट अफेयर हैं, जैसे हरियाणा अनाउंस्ड सीएम श्री स्कूल्स बेस्ड ऑन द पीएम श्री मॉडल विद सीबीएसई करिकुलम ऑन 25% आरटीई रिजर्वेशन। यानी कि हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने सीएम श्री स्कूल्स शुरू करे हैं।
इसी तरह के जो स्कूल्स हैं वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी शुरू करे थे, जिनका नाम था पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स। तो पीएम श्री स्कूल जो थी योजना, ये किसकी थी? सेंट्रल की थी, यानी केंद्र सरकार की थी। इसी की तरह हरियाणा की जो सरकार है, स्टेट सरकार है, उसने स्टार्ट करे सीएम श्री स्कूल्स। हरियाणा की सरकार ने शुरू करे सीएम श्री स्कूल्स। मतलब कुछ नहीं है, अलग से एक तरीके के स्कूल स्टार्ट करें जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएंगी, जो आपको डायरेक्ट सीएम के ही नाम पर देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, क्लास शुरू से पढ़ा देंगे? बेटा शुरू से कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप ये कर सकते हो कि यहां से आगे आप पढ़ें, जब क्लास एंड हो जाए तो आप फिर से दोबारा से जाएं स्टार्टिंग से, और जो आपका छूट गया है उसको आप दोबारा से कवर कर लें। ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीछे से लिंक है, हम यहां से पढ़ रहे हैं तो इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। आप इसके आगे से पढ़ोगे तो भी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जो पीछे छूट गया है उसको आप बाद में कर सकते हो जब क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। करंट अफेयर है, करंट अफेयर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। हर एक टॉपिक, हर एक जो पॉइंट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको आप अपने आप समझ सकते हो, अलग तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है। क्लियर है बात? तो शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पीछे का जो है उसको एक बार दोबारा से क्लास चलाओगे तो उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो सीएम श्री स्कूल्स हैं, आपसे ऐसे पूछेगा सीएम श्री स्कूल कौन से स्टेट ने शुरू करे? हरियाणा ने शुरू करे। केंद्र सरकार की तरह सीएम श्री स्कूल्स किसने शुरू करे? हरियाणा ने शुरू करे। दूसरी बात, इसमें सीबीएसई करिकुलम होगा। जो सीबीएसई स्कूल होते हैं ना, जैसे आप भी पढ़ रहे होंगे सीबीएसई स्कूल में, और कोई बोर्ड होगा जैसे आईसीएसई बोर्ड है, आईबी है, ठीक है, ये सब बोर्ड होते हैं। तो जैसे सीबीएसई जो बोर्ड है, उससे ये सारे के सारे जो स्कूल्स हैं, ये कौन से करिकुलम पर हैं? सीबीएसई करिकुलम पर हैं। और इनके अंदर 25% आरटीई रिजर्वेशन है। आरटीई क्या होता है? अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप। आरटीई का मतलब क्या है? आरटीई, इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। और ये आपका पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है? कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A में। ये आपका आर्टिकल 21A में आता है। सर सीएम श्री स्कूल्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं? हाँ, दोनों हो सकते हैं। किसी को भी सरकार जो है, किसी भी स्कूल को जो वैलिड स्कूल है उसको ये जो सुविधा है, ये जो टाइटल है दे सकती है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर ले सकती है। प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर 25% आरटीई होगा, यानी 25% उसके अंदर उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन होगा जो राइट टू एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। राइट टू एजुकेशन मतलब कि आप चाहे आप अगर 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हो तो आपके पास शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो। तो वो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो आकर के 25% रिजर्वेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ इन्होंने सीएम श्री स्कूल्स शुरू करे हैं। तो याद रखना इस चीज को कि सीएम श्री स्कूल्स की जो ये स्कीम है, किसने स्टार्ट करी है? हरियाणा ने शुरू करी है, केंद्र की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुनेत्रा पवार। ये कौन है जी? सुनेत्रा पवार आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये जो महिला है। सुनेत्रा पवार बिकेम महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। डेप्यूटी का मतलब होता है एक तरीके से वाइस। जैसे आपके स्कूल में जैसे प्रिंसिपल है, उसके बाद क्या होते हैं? वाइस प्रिंसिपल। जैसे एक टीम में कैप्टन है, कैप्टन के बाद क्या होता है? वाइस कैप्टन, यानी उसका एक तरीके से जूनियर, कैप्टन का जूनियर। ऐसे ही राज्यों में कई बार क्या होता है कि सीएम होता है, सीएम के बाद होता है वाइस यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती इस पोस्ट की, लेकिन कई बार पॉलिटिक्स जो होती है उसको थोड़ा सा संभालने के लिए, पॉलिटिक्स में लोगों को खुश रखने के लिए ऐसी पोस्ट बनाई जाती है। तो ये जो पोस्ट है महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, अभी तक किसके पास थी? तो अभी तक ही थी अजीत पवार के पास, अजीत पवार। लेकिन इनकी जो है 2026 में हो गई डेथ। 2026 में अजीत पवार की डेथ हो गई। ठीक है, एक प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश जैसा कुछ हुआ था, उसमें इनकी डेथ हो गई। तो इनके बाद इनकी जो वाइफ है सुनेत्रा पवार, इनकी जो वाइफ है सुनेत्रा पवार, ये इनकी वाइफ है।
ये इनकी वाइफ है। तो अजीत पवार की जो वाइफ है सुनेत्रा पवार, इनको महाराष्ट्र का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और इसी के साथ ये महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गई। वाइस प्रेसिडेंट जैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट? सीपी राधा कृष्णन। और प्रेसिडेंट कौन है? चलो बताओ, इतना तो पता ही होगा ना आपको। अभी फिलहाल भारत के प्रेसिडेंट कौन है बताएं? अभी करंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है बताएंगे फटाफट, बताइए भाई। कोई बताएगा नहीं बताएगा? अच्छा चलो, अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, चलो एक बच्चे ने लिखा है द्रौपदी मुर्मू, एक बोल रहे हैं पीएम मोदी। बेटा पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हो गए ना, नाम भी आ रहा है पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। मैंने पूछा प्रेसिडेंट, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना, सुनेत्रा पवार जो है ये महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है। आगे बढ़े। राजस्थान became India's largest wool producer contributing 47.5% of national output। यानी राजस्थान जो है वो हमारे देश का ऊन प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा राज्य बन चुका है राजस्थान। तो राजस्थान क्या बन चुका है? इंडियाज लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर। वूल क्या होती है? ऊन। और ऊन किससे बनती है? भेड़ से, ठीक है। राजस्थान भारत का लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर स्टेट बन चुका है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो ऊन प्रोड्यूस करी जाती है वो कौन से राज्य में करी जाती है? राजस्थान में करी जाती है। जो टोटल यानी पूरे देश में जितनी प्रोड्यूस होती है उसका 47.5% कहां प्रोड्यूस होता है? राजस्थान में। पूरे देश में जितनी ऊन प्रोड्यूस होती है उसका 47.5% ऊन कहां प्रोड्यूस होती है? राजस्थान में होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो नंबर 1 पे है राजस्थान, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र और फिर है हिमाचल प्रदेश। नंबर 1 पे राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जहां पे ज्यादा भेड़ पाई जाएंगी, जहां पे ज्यादा शीप पाई जाएंगी, वहीं पर ज्यादा वूल का प्रोडक्शन होगा, ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है? सर सिलेक्शन के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? किस चीज में सिलेक्शन के लिए बेटा? किस चीज के सिलेक्शन के लिए? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द फास्टैग एनुअल पास क्रॉस्ड 50 लाख यूजर्स enabling over 26.55 करोड़ टोल क्रॉसिंग्स विद इन 6 मंथ। यानी कि हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी फास्टैग की। फास्टैग आप सभी ने यूज किया होगा। ये जो फास्टैग होता है, फास्टैग ये क्या होता है? फास्टैग कि जब आप गाड़ी में जा रहे हो, किसी हाईवे पर जा रहे हो, किसी एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो, तो वहां पे जो टोल टैक्स आपका आता है, टोल टैक्स आपका कटता है। तो पहले क्या होता था? पहले तो कैश देते थे, ठीक है। उसके बाद सरकार ने क्या स्टार्ट किया? फास्टैग। कि आप भाई अपनी गाड़ी पे फास्टैग लगा दोगे, वो फास्टैग आपका अकाउंट से लिंक होगा, तो आप जैसे अपनी गाड़ी लेकर के जाओगे, वो फास्टैग का जो कोड है उसको स्कैन किया जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, सिंपल। लेकिन अब सरकार एक और स्कीम ये लेकर के आई कि आपको बार बार वो पैसे कटवाने की जरूरत नहीं है फास्टैग से। आपके पास एक फास्टैग का एनुअल पास होगा। आप फास्टैग का एनुअल पास भी ले सकते हो कि आपको भाई एक पास मिल जाएगा पूरे साल का, ठीक है। कितने रुपए का? 3000 रुपए का। तो 3000 रुपए का आपको एक साल का पूरा पास मिल जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, कितने भी टोल से गुजरो, आपका जो कितना भी टोल कटेगा वो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। केवल आपको 3000 रुपए जो है एक पास के लिए पहले देने पड़ेंगे। तो उस 3000 में आप पूरे साल ट्रेवल कर सकते हो। तो ये फायदेमंद था, लोगों को इसमें ऐसा लगा कि भाई हमारा फायदा है,
अगर हम ये एनुअल पास नहीं लेते हैं और नॉर्मली टोल कटवाते हैं, टोल अपना अकाउंट से कटवाते हैं, तो हमारा 3,000 से ज्यादा खर्चा बैठेगा। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये वाली स्कीम बढ़िया है, हम इसी स्कीम को लेते हैं, ये एनुअल पास बनवाते हैं और 3,000 रुपए में पूरे साल कहीं भी ट्रैवल करते हैं बिना किसके, टोल कटवाए। डिफेंस चाणक्य एकेडमी में कितना परसेंटेज चाहिए सिलेक्ट होने के लिए क्लासेस में? डिफेंस चाणक्य एकेडमी में बेटा आपको अगर स्कॉलरशिप की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको अगर 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में। ठीक है, आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में। ठीक है भाई, ये है। उससे कम होगा तो आपको 50% मिलेगी, और थोड़ा कम होगा तो 25% मिलेगी। उससे नीचे का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 100% आपको तभी मिलेगी जब आप 80% स्कोर करोगे। तो हम यहां बात कर रहे हैं फास्टैग के एनुअल पास की, तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। फास्टैग का एनुअल पास कितने लोगों ने खरीदा? 50 लाख लोगों ने खरीदा। 50 लाख इसके यूजर हो गए, 50 लाख लोगों ने एनुअल पास लिया। और 6 महीने के अंदर अंदर सरकार ने कितना देखा कि 26.55 करोड़ टोल क्रॉसिंग्स, 26.55 करोड़ बार टोल क्रॉस हुआ। जो टोल होता है, ठीक है, टोल टैक्स, उसको 26.55 करोड़ बार क्रॉस किया गया। तो ये रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुआ एक तरीके से। फास्टैग का जो एनुअल पास है वो कितने लोगों ने खरीदा? 50 लाख लोगों ने खरीदा। तो आपको समझ में आ गया होगा एनुअल पास का क्या मतलब है। अगर एनुअल पास नहीं होता है तो फास्टैग में पैसे कैसे कटते हैं? हमारे अकाउंट से कटते हैं सीधा। और अगर हमने एनुअल पास लिया हुआ है 3,000 रुपए का, तो हमें बार बार अपने अकाउंट से पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो एक बार में हमने 3,000 रुपए दे दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट है क्या? अगला करंट अफेयर क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लॉन्च्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 स्टार्ट कर रही है। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 स्टार्ट कर रही है। 2.0 का मतलब होता है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। बिहार में तो अभी भी हैंड टू हैंड टैक्स चलता है। ओके, हैंड टू हैंड बेटा अभी भी चलता है, लेकिन उसमें ज्यादा आपको देना पड़ता है। फास्टैग में आपको कुछ % की छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आप अगर हैंड टू हैंड दोगे तो आपको उसमें ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया है। जो पहला व्हाइट रिवॉल्यूशन था वो किस चीज के लिए था? दूध के लिए। किस चीज के लिए? दूध के लिए। जब हमारे देश में अमूल बनी थी, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो मिल्क जो आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो दूध के लिए था, लेकिन अब दोबारा से व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया जा रहा है। किस चीज के लिए? 50% इंक्रीज इन मिल्क प्रोक्योरमेंट, कि जो हम जितना टोटल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दूध प्रोड्यूस करते हैं, उसको 50% बढ़ाने के लिए हमको वो और बढ़ाना है। तो हम जितना दूध प्रोड्यूस करते हैं अपने पूरे देश में, उसमें 50% हमें और इंक्रीज करना है। उसके लिए हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया है। कितने सालों में हमें ये टारगेट अचीव करना है? तो हमें 5 सालों के अंदर अंदर ये टारगेट जो है इसको अचीव करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अलग अलग कोऑपरेटिव्स बनानी पड़ेंगी। जैसे अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई एक मालिक नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के एक कंपनी को चलाते हैं, बहुत सारे लोग उसके मालिक होते हैं, तो उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव। ठीक है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 चलाने के लिए आपको अलग अलग कोऑपरेटिव्स, नई नई कोऑपरेटिव्स बनानी पड़ेंगी। इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो टॉप 10 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, भारत में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कहां किया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कहां पे? राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। दोनों में कितना? 15%। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 15% जो है वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, भारत में सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 9% होता है, गुजरात में 8% होता है, आंध्र प्रदेश में 7%, महाराष्ट्र में 6%, पंजाब में 6%, बिहार में 5%, कर्नाटक में 5%, हरियाणा में 5%। तो सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना इस चीज को भी। अच्छा हाँ, एक और चीज, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बताओ, किसको पता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? बताएंगे। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है?
बेटा जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया पहले तो वो लाइक करो भाई। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, बताइए। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? बताएं भाई, किसी को पता है? ये नहीं पता है फिर? हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। आनंद वर्धन ने कहा है वर्गीज कुरियन। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है? वर्गीज कुरियन। जैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है भारत में? एमएस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। ऐसे ही भारत में जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो कौन है? वर्गीज कुरियन। आनंद वर्धन ने बताया बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो आपको साइड में जो फोटो दिख रहा है ना, ये फोटो किसका? एक तरीके से मतलब किसका कार्टून है? एक तरीके से वर्गीज कुरियन का। ये वर्गीज कुरियन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में खबर है। मोदी जी से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज है तो इंपॉर्टेंट है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आती है अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आजकल वैसे भी मोदी जी पे ही ज्यादा ध्यान है सबका, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, ठीक है। दूसरा, ऐसी हमारे यहाँ सिचुएशन बनती रहती है, कभी सिलेंडर की मारामारी है, कभी आजकल पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने के ऐसे आसार चल रहे हैं, कभी पता लग रहा है कि भाई लॉकडाउन भी लग सकता है, अगर जैसा मोदी जी बता रहे थे पार्लियामेंट में कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो आजकल मोदी जी बहुत सेंटर में है, मोदी जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है सबका, तो इसको जरूर याद रखना कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जब कुछ 1-2 हफ्ते पहले जब इजराइल गए थे, ये जो वॉर हुई थी ना, वॉर से पहले गए थे, जो वॉर अभी चल रही है ना इजराइल अमेरिका और ईरान की, जिसमें ईरान अलग है और इजराइल अमेरिका एक तरफ है। इजराइल की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, ठीक है। क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। इजराइल को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें अमेरिका जरूर आएगा हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो वॉर चल रही है, इस वॉर से पहले मोदी जी कहां गए थे? इजराइल गए थे। तो जब वो इजराइल गए थे तो उनको इजराइल में एक अवार्ड दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा मेडल मिला है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल ड्यूरिंग हिज इजराइल विजिट, जब वो इजराइल गए थे। तो जब मोदी जी अभी वॉर से पहले इजराइल गए थे तो उनको ये मेडल दिया गया था, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। अब ये नेसेट क्या है? नेसेट जो है बेटा, ये कहा जाता है किसको? इजराइल की पार्लियामेंट को। ये आपसे 6th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग देशों की आपको पार्लियामेंट याद करनी पड़ती है कि भारत की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, इस तरीके से। तो नेसेट जो है वो क्या है? वो इजराइल की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट का एक तरीके से मेडल दिया गया किसको? मोदी जी को। मेडल का नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ठीक है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो याद रखना, मोदी जी को मेडल दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है खबर आप बच्चों से रिलेटेड है, जो आप मुझे देख रहे हो आप ही से रिलेटेड है, आप ही की एज ग्रुप का ही एक तरीके से न्यूज है। कैसे? स्पेन जो है वो दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। किसके लिए? बच्चों के लिए, कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स, 16 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा है 16 साल से कम का तो बच्चा है, सीधी सी बात है। 16 साल से छोटा अगर कोई है तो बच्चा ही है। हमारे यहाँ तो एडल्ट भी 18 के बाद होते हैं, ठीक है। आपके पास सारे राइट्स कब आते हैं? 18 के बाद। आपके पास वोटर आईडी कार्ड कब आता है? 18 के बाद। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है? 18 के बाद। लेकिन आप कभी भी देखो ऐसे गली मोहल्लों में आपको जो ये 13 साल के 14 साल के बच्चे हैं, ये आपको स्कूटी चलाते हुए दिख जाएंगे, बाइक चलाते हुए दिख जाएंगे। और आजकल तो इतनी बुरी हालत है कि ये 15 साल के बच्चे गाड़ियां भी चला रहे हैं। अब यही बच्चे अगर किसी अपनी गाड़ी से किसी को ठोक देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को चोट लग जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बच्चे जिम्मेदार नहीं है। बच्चों को थोड़ी मिली है गाड़ी, बच्चों को तो गाड़ी दी गई है। किसके द्वारा? उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो गलती पेरेंट्स की है भाई। बच्चा कहाँ से लेके आ रहा है? घर में से तो लेके आ रहा है ना।
बाइक, स्कूटी या जो भी है गाड़ी है, 18 साल से कम का बच्चा वो कहाँ से लेकर के आ रहा है? अपने घर से। और घर में कौन है? हेड कौन है घर में? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्यों दे रहे हैं? गलती पेरेंट्स की है। अगर वो बच्चा कुछ कर देता है, गलत कर देता है अपने उस व्हीकल से, तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, बच्चे की नहीं है। ठीक है सर, मैं वहाँ नहीं पहुँचा सर, मैं नंबर ऐड करने पर 48% आ रहा है, क्या इस परसेंट में डिफेंस चाणक्य अकेडमी में सिलेक्ट हो सकता हूँ? बेटा देखो, एडमिशन आपका हो सकता है लेकिन स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगी। एडमिशन आपका हो सकता है क्योंकि आप इंप्रूवमेंट करोगे बाद में, आप यहाँ पढ़ने के लिए तो आओगे, ठीक है, तो ये 48% आपके इंप्रूव होंगे, 80% तक आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगी, तो आपको पेड सीट पर आना पड़ेगा। ठीक है, जो पेड सीट होती है जिसमें फीस देनी होती है, वो वाली जो सीट है आपको उस पर आना पड़ेगा। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में 80% स्कोर कर रहे होते या 60% से अबव कर रहे होते तो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर मिलती। बाकी उस चीज को छोड़िए, अभी आप यहां ध्यान दीजिए कि स्पेन जो है वो दूसरा ऐसा देश बन चुका है, किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये काम पहले सबसे पहली बार किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ये जब मैंने पिछले साल का जो करंट अफेयर कराया था ना, पिछले साल, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के करंट अफेयर मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, ऑस्ट्रेलिया वाली, मुझे याद है। आप पीछे की जो वीडियोज है मेरी करंट अफेयर की, उनको आप जब देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था पहली बार बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का बैन, कि बच्चे जो है सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया क्या होती है? जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया है जिस पे आप क्लासेस देख रहे हो। ठीक है, यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, टिकटॉक है, ये सब चीजें क्या है? ये सब सोशल मीडिया है। तो जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया था और अभी किसने लगा दिया है? स्पेन ने। इसको भी याद रखना कि स्पेन दूसरा कंट्री बन गया है जिसने बच्चों के लिए, 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि ये बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं तारिक रहमान। ये बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश में कुछ सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे थे। बांग्लादेश में एक तरीके से तानाशाही चल रही थी। किसकी? तो वहां पे एक तानाशाही लीडर थे, डिक्टेटर लीडर थे, जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। तो अभी तक बांग्लादेश में कोई चुनाव नहीं हुए, बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं थी, बांग्लादेश जो है केवल एक डिक्टेटरशिप की तरह चल रहा था, जिसके डिक्टेटर का नाम था मोहम्मद यूनुस। लेकिन अब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, जिसमें एक पार्टी है बीएनपी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली यही होगी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो बीएनपी नाम की एक पार्टी है, ये पार्टी जो है इलेक्शन जीत जाती है। इसको 212 सीटें मिली हैं 299 में से, याद रखना, 299 में से 212 सीटें मिली हैं 2026 के इलेक्शन में। और इनके जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तारिक रहमान। आपसे सीधा नाम पूछा जाएगा कि तारिक रहमान कौन से देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, या उल्टा पूछ लेगा, बांग्लादेश के हाल ही में कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तारिक रहमान। ठीक है, ये इनका फोटो है तारिक रहमान का। आगे चलते हैं। इंडिया रैंक 91st इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो आप अभी कह रहे थे ना, एक बच्चा कह रहा था कि भाई बिहार में तो अभी भी चलता है, हैंड टू हैंड टैक्स चलता है। भारत में बहुत करप्शन है। भारत में एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा अंग्रेजों का जो समय था, अंग्रेजों का जो काल था, उस समय पे इतना ज्यादा लोग करप्ट हुए, लोगों ने पावर को इतना ज्यादा मिसयूज किया, लोगों के दिमाग में पावर के लिए एक ऐसी इमेज बन गई कि भाई मान लीजिए अगर कोई किसी गांव में अगर कोई पटवारी भी है, कोई अगर हवलदार भी है, लोग उससे भी डरने लगे, बहुत ज्यादा डरने लगे, जबकि उसका काम डराने वाला है भी नहीं। उसका काम केवल नॉर्मल काम करना है, जैसे आप कहीं जॉब करने जाते हो वैसे ही वो भी लोग जॉब करते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में उन सारी सरकारी नौकरियों को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया गया कि भारत के जो लोग थे वो इतना ज्यादा डर में रहने लगे कि वो घूस देना शुरू कर दिए। अपना कोई भी काम करवाना उसके लिए पैसे देना स्टार्ट कर दिए, रिश्वत देनी स्टार्ट कर दी। तो भारत में करप्शन जो है वो अंग्रेजों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ा। भारत में जो करप्शन का जो मेन कारण है वो है अंग्रेज। मेरा ऐसा मानना है, मैंने जो अब तक हिस्ट्री एनालाइज करी है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें भारत में करप्शन का जो मेन कारण है वो अंग्रेज है। तो भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो इसी के लिए एक पूरे रैंकिंग बनाई जाती है
ठीक है, एक पूरी रैंकिंग बनाई जाती है। बांग्लादेश की फर्स्ट पीएम, बांग्लादेश के जो पहले पीएम थे वो थे मुजीबुर रहमान। जब बांग्लादेश बना था 1971 में, उसके बाद वहां इलेक्शन हुए तो उसके जो पहले पीएम बने थे वो थे मुजीबुर रहमान, बाद में उनको मार दिया गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, कि सबसे ज्यादा करप्शन कहां होता है, उसकी रैंकिंग बनाई गई है। तो भारत की रैंक जो है वो है 91st, यानी कि अगर भारत पहले नंबर पे होता तो इसका मतलब भारत में कोई भी करप्शन नहीं होता है, ना के बराबर करप्शन होता है। तो जितना हम इस रैंक में पीछे हैं उतना ही हमारी हालत जो है इसमें खराब है करप्शन में। तो हमारी 91st रैंक है, यानी कि हमारी जो हालत है करप्शन के। डेनमार्क वगैरह बेटा जो कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री है और ये आपको हर फील्ड में आगे मिलेंगी। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी जो कंट्री हैं ये इतनी ज्यादा डेवलप्ड और इतनी हर तरीके से डेवलप्ड का मतलब ये नहीं कि पैसा बहुत है इनके पास, बात केवल पैसे की नहीं है, इकोनॉमी की नहीं है, बात है वहां पे लोगों की आदतें कैसी हैं, बात है लोगों का वहां पे रहने का तरीका कैसा है, बात है लोगों की वहां पे सोच कैसी है। इन सारी चीजों को जब आप देखोगे, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, इन सारी चीजों को जब आप देखोगे तो आपको वर्ल्ड की जो बेस्ट कंट्रीज मिलेंगी वो मिलेंगी यही, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज, नीदरलैंड, आइसलैंड, ये सब। एक कारण इसका ये भी है कि भाई यहाँ पे जनसंख्या कम है तो इसलिए इनको हैंडल करना, इनको गवर्न करना थोड़ा आसान है। बट फिर भी ये बात बहुत मानने लायक है कि भाई वहां के जो देश हैं उनके अंदर आपको हर चीज एकदम टॉप नॉच मिलेगी। तो करप्शन जो है डेनमार्क में आप ऐसा समझ लीजिए ना के बराबर है, इसीलिए सबसे टॉप पर कौन है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क, आप इसकी लिस्ट जो है उसको आप एक बार गूगल भी कर सकते हो। आप ऐसे डालोगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। इसमें आपको भारत की रैंकिंग मिलेगी 91, भारत 91 नंबर पर है करप्शन के मामले में। ठीक है, और नंबर 1 याद रखना कौन है, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, एक और रैंकिंग है, इस रैंकिंग में ही भारत की हालत बहुत खराब है। रैंकिंग क्या है, यह है महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में किस देश में महिलाएं जो है कितनी सुरक्षित हैं। ये आप सभी को पता है कि दिन आए दिन जो है भारत में नए नए केस आते रहते हैं। ठीक है, और इतने खतरनाक खतरनाक केस आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो है उनको तक नहीं छोड़ते। ठीक है, चाहे बड़ी हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे बच्ची हो, किसी को नहीं छोड़ा जाता। ऐसे ऐसे जो दरिंदे हैं वो हमारे देश में, हमारे समाज में घूमते रहते हैं। तो किसी देश में महिलाएं जो हैं वो कितनी सेफ हैं, कितनी सिक्योर हैं, महिलाएं मतलब बच्चियां, लड़कियां, औरतें, सब कितनी सेफ है, उनकी सेफ्टी क्या है, किस लेवल की सेफ्टी है, वहां के लोगों की सोच कैसी है महिलाओं के प्रति। सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि आप पुलिस घुमाते रहोगे रोड पर तो सेफ हो जाएंगी महिलाएं, नहीं, वो तभी होगा जब लड़कों की सोच यानी कि मर्दों की जो सोच है वो बेटर होगी। जब तक मर्दों की सोच बेटर नहीं होगी, आप कितनी भी पुलिस घुमा लो रोड पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेफ्टी के लिए। तो भारत में महिलाएं जो हैं उनकी सेफ्टी कैसी है, मर्दों की सोच कैसी है, इस मामले में हम 131 नंबर पे आते हैं। 131 नंबर पे आते हैं, कितने में से, 181 में से। 181 कंट्री में से हमारी रैंकिंग क्या है, 131। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हम 131वें नंबर पे आते हैं। इंडिया रैंक्ड 131 इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें भी टॉप पर कौन है, इसमें भी टॉप पर कौन है, डेनमार्क। देख लो फिर से, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको हर जगह आगे मिलेंगे ये। इसमें भी टॉप पर डेनमार्क है और भारत की रैंकिंग है 131। इसका मतलब भारत में महिलाएं बहुत ज्यादा सेफ नहीं हैं, रात में महिलाएं नहीं निकल सकती बाहर, डर रहता है। ठीक है, कि कोई ये परेशान ना करे, वो परेशान ना करे, ऑटो वाला परेशान ना करे, या कोई बाहर राह चलता जो इंसान है वो परेशान ना करे, डर रहता है। ठीक है, महिलाओं को भी रहता है, उनकी फैमिली वालों को भी रहता है। तो यह हालत हमारी इसमें है, महिलाओं में है, महिलाओं की सुरक्षाओं में है। आगे चलते हैं, एक और रैंकिंग है, इस रैंकिंग में हम थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये रैंकिंग थोड़ी सी हमारी बढ़िया है। क्या रैंकिंग है कि भाई किस देश में कितने बिलियनियर हैं। बिलियनियर आपको पता होने चाहिए, एक बिलियनियर कौन होता है, बिलियनियर जैसे बोलते ना भाई ये बिलियनियर है, बिलियनियर कौन होता है, बिलियनियर वो होता है जिसके पास एटलीस्ट उसकी नेटवर्थ, उसकी जो टोटल कमाई है, अगर वो 1 बिलियन है,
अगर उसकी टोटल कमाई, टोटल उसकी जो वर्थ है, कीमत है, वो अगर 1 बिलियन है तो इसका मतलब वो क्या है, वो बिलियनियर है। अब 1 बिलियन कितना होता है भारत के, अगर रुपये में आप कन्वर्ट करोगे तो 1 बिलियन में, 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। तो अगर आप इनको करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए। तो जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं वो क्या है, वो बिलियनियर है। जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं वो बिलियनियर है। तो किस देश में सबसे ज्यादा बिलियनियर है? इस रैंकिंग में भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा बिलियनियर के मामले में भारत कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे। तो पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है अमेरिका। कितने बिलियनियर अमेरिका में? 924 बिलियनियर है। दूसरे पे आता है चाइना। चाइना में कितने हैं? 470 बिलियनियर है। और इसमें भारत आता है तीसरे नंबर पे। भारत में कितने हैं? 188 बिलियनियर है। भारत में 188 बिलियनियर है। ठीक है, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है अमेरिका 924, दूसरे पे चाइना 470 और तीसरे पे आता है भारत 188 बिलियनियर। ठीक है, आप सबके दिमाग में एक अभी वो आ रही होगी, उत्सुकता जग रही होगी कि पाकिस्तान में कितने बिलियनियर है। पता मुझे भी नहीं है, मैं भी एक बार सर्च करता हूं आपके सामने कि पाकिस्तान में कितने बिलियनियर हैं। ठीक है, देखते हैं सर्च करके। अच्छा भाई, नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन पाकिस्तान। अरे इसमें नहीं है। इसमें मिलेगा। देखो, सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स 988। ठीक है, उसके बाद चाइना 539, भारत का दिखा रखा है 227 तीसरे नंबर पे। और अगर हम नीचे चलते जाएं, अब इसमें आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। अभी तक तो नहीं आया पाकिस्तान। और चलते हैं नीचे, अभी भी नहीं आया पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1 बिलियनर है। एक पाकिस्तान में 1 बिलियनर है और ये रैंक 37 है। हाँ, ये रैंक है। पाकिस्तान में 1 बिलियनर है। ठीक है, और एक ही है। लास्ट तक जाओगे तो एक ही मिलेगा आपको। वो एक भी पता नहीं कौन है। ठीक है जी, ये है बात। तो भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है नंबर ऑफ बिलियनर्स में। आगे बढ़े। हाँ जी, अब ये एक मूवी है भारत की, ठीक है, जिसका नाम है बूंग। एक मूवी है जिसका नाम है बूंग और ये मणिपुरी लैंग्वेज में है। तो इस मूवी को एक अवार्ड मिला है, बाफ्टा अवार्ड। ये बाफ्टा अवार्ड जो है मूवीज को दिया जाता है, सिनेमा के लिए अवार्ड दिया जाता है, बाफ्टा अवार्ड। ये बाफ्टा अवार्ड जो है सिनेमा का अवार्ड है। कौन देता है इसको? इसको देता है लंदन, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, इसको इंग्लैंड देता है, यानी कि जो बाफ्टा अवार्ड है ये एक सिनेमा का अवार्ड है और इसको इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। तो इसको जो है, ये अवार्ड जो है भारत में अभी कौन सी मूवी को मिला है? तो ये मिला है बूंग मूवी को। तो बूंग जो है बाफ्टा अवार्ड मिला है। मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म बूंग बिकेम फर्स्ट इंडियन फिल्म, और ये पहली भारतीय फिल्म बनी है विनिंग बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। इसको कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म।
यानी कि चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म कैटेगरी में भारत की पहली मूवी बनी है कौन सी, बूम, जिसको ये मिला है अवार्ड कौन सा, बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड कहां का है, तो ये इंग्लैंड का अवार्ड है, ठीक है, इंग्लैंड का अवार्ड है। इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी। ये डायरेक्टर वगैरह आजकल बहुत पूछता है, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्शन है, यानी कि किसने इस मूवी को बनाया है, पैसा किसने लगाया है, तो फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी, एक्सेल एंटरटेनमेंट, इन लोगों ने बनाया, ठीक है। तो मूवी का नाम याद रखना, बूम। कौन सा अवार्ड मिला है, बाफ्टा अवार्ड। आगे चलते हैं, दिल्ली मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी इन दिल्ली, रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली एज मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी। यानी दिल्ली जो है वो पूरे वर्ल्ड में, हाँ जी सर, लास्ट में कौन सी कंट्री है आती है 181 कंट्री में से, किस में, कौन से वाली रैंकिंग की बात कर रहे हो आप, वो महिलाओं वाली की बात तो नहीं कर रहे हो। देखो उसके लिए पूरी रैंकिंग देखनी पड़ेगी। सबसे लास्ट में आपको यही सब मिलेंगे, या तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान, वेनेजुएला, ठीक है, या जो अफ्रीका की कंट्री है जैसे सूडान, नाइजीरिया, ये सब आपको इन्हीं कंट्री में से कोई ना कोई मिल जाएगा। यहीं पे हालत ज्यादा खराब है, इराक, ईरान, इनमें। तो दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सिटी है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, अफोर्डेबल का मतलब होता है जहां पे रहना जो है, यानी कि वहां पे लिविंग जो है बहुत कॉस्टली ना हो, जहां पे रहना जो है लोगों के लिए कॉस्टली ज्यादा ना हो। तो जैसे मान लीजिए बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अगर मान लीजिए वो मुंबई जा रहे हैं पढ़ने के लिए या बेंगलोर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे रहना महंगा है, ठीक है। वहां पे जो है बच्चा जो है नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे महंगाई ज्यादा है। दिल्ली में रहना आसान है, दिल्ली में रहना अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे सारी आपकी पढ़ाई भी है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, आपके बड़े बड़े एग्जाम जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो हैं, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई की भी क्वालिटी मिलती है और रहने में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। इसलिए दिल्ली जो है मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी इसको बोला गया है। दिल्ली जो है वो क्या है, वो मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में ऐसी पहली ग्लोबल सिटी है जिसको मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये बात कर रहे हैं इसमें R&D स्पेंडिंग की। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कौन सी कंट्री रिसर्च और डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करती है। रिसर्च मतलब होता है नई नई चीजें खोजना, रिसर्च करना, साइंटिस्ट को पैसा देना कि वो रिसर्च करे, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे। तो कौन सा देश रिसर्च और डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करता है, सबसे ज्यादा खर्च करता है चाइना, उसके बाद अमेरिका, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद आता है इंडिया। तो इंडिया को R&D पर थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा, हमें नई नई चीजें खोजनी पड़ेंगी, क्योंकि चाइना देखो कितना ज्यादा कर रहा है, 785.9 बिलियन, हम कितना करते हैं 75.7 बिलियन, यानी उसका 10वां हिस्सा करते हैं हम। हमसे 10 गुना ज्यादा, लगभग हमसे 10 गुना ज्यादा जो है चाइना खर्च करता है R&D पर, हम नहीं करते। हमसे पीछे फ्रांस है, तुर्की है, ब्राजील है, ठीक है। तो इस रैंकिंग का थोड़ा सा आइडिया रखना कि हम कितना कम खर्चा करते हैं R&D पर। आगे बात करते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज की। मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब होता है कि जब एक देश और दूसरा देश मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं, युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, कि मान लीजिए कभी युद्ध हो जाता है तो उसकी तैयारी करते हैं। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज, जैसे हमारी एक्सरसाइज में अमेरिका के साथ भी होती है, जापान के साथ होती है, फ्रांस के साथ होती है, अलग अलग देशों के साथ होती है। उनके नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खंजर, एक्सरसाइज खंजर, ये किस किस के बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया और किर्गिजिस्तान के बीच में। आपको इतना याद रखना है बस कि कौन सी एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। तो जो एक्सरसाइज खंजर है ये किस किस के बीच होती है, इंडिया और किर्गिजिस्तान के बीच। एक एक्सरसाइज है धर्म गार्जन, एक्सरसाइज धर्म गार्जन किस किस के बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में होती है। एक एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये किस किस के बीच में, इंडिया और USA के बीच में। तो आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है और वो किसके बीच में होती है वो याद रखना है, ठीक है। जैसे दोबारा अगर आप देखो, खंजर किस किस के बीच में है, भारत और किर्गिजिस्तान के बीच। धर्म गार्जन किस किस के बीच में है, भारत और जापान के बीच। और वज्र प्रहार किस किस के बीच में है, भारत और USA के बीच में, ठीक है। आगे बढ़े, भारत ने अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो भी इस साल जीता। हमने बहुत सारी चीजें जीती हाल फिलहाल में, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता, ठीक है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो हमने जीता 2026 में ही,
जो T20 वर्ल्ड कप जीता है वो मार्च में जीता है, तो उसको हम अभी अगली वाली जो क्लास आई करंट अफेयर की उसमें डिस्कस करेंगे। ये हमने फरवरी में जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 का मतलब होता है 19 साल से जिसमें कम उम्र के बच्चे खेलते हैं, उसको बोलते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो ये हमने 6ठी बार जीता है। भारत ने सबसे ज्यादा बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, 6 टाइम्स। हमने 6ठी बार, ठीक है, 6 टाइम जो है आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो इस साल जो हमने जीता उसमें वैभव सूर्यवंशी जो थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया फाइनल में पारी खेली थी। कितने रन बनाए थे फाइनल में? 175 रन बनाए थे फाइनल के अंदर, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं और इनकी उम्र बहुत कम है बेटा, 14-15 साल के हैं बस, 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बेटा, इन्होंने 175 रन मारे थे फाइनल में, ठीक है। तो ये हमने 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का फाइनल होता है। रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट से रिलेटेड है, भारत का टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों की टीम खेलती है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी बोलते हैं इसको। तो रणजी ट्रॉफी का जो इस बार फाइनल हुआ, इसमें किसने जीता? तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती किसने? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने आज तक रणजी ट्रॉफी कभी जीती नहीं थी, पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती। किसको हरा के? कर्नाटक को हरा के। तो आपको इनके कैप्टन पूछ सकते हैं, कैप्टन कौन है जम्मू कश्मीर के? तो वो है पारस डोगरा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर याद रखना, पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती इस साल 2026 में। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, मोस्ट टाइम्स विनर कौन सी टीम रही है अब तक? तो वो रही है मुंबई, महाराष्ट्र। 42-43 बार आज तक, 42 या 43 टाइम्स, ठीक है। इतनी बार मुंबई ने क्या जीती है? रणजी ट्रॉफी जीती है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है, ठीक है। तो मुंबई का रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी में बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत ही खतरनाक। आशुतोष पांडे, हेलो बेटा, हेलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। रणजी ट्रॉफी हो गया, याद रखना जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एक पुराने चीफ थे, आर्मी चीफ थे, जिनका नाम था जनरल एम नरवणे। इन्होंने अपनी किताब लॉन्च करी है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। बुक्स एंड ऑथर्स में ये आपसे क्वेश्चन बहुत जरूर बन सकता है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किताब किसकी है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जनरल, फॉर्मर जनरल, यानी कि फॉर्मर जो हमारे चीफ थे, आर्मी चीफ, पहले थे अभी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे, सबसे पहले नहीं, अभी जो थे उनसे कुछ 2-3 पहले, उनका नाम था जनरल एम नरवणे। तो बस आप इतना याद रखना कि जनरल एम नरवणे की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। बस आपको इतना याद रखना है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जनरल एम नरवणे की, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है कि फरवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, जैसे कुछ आपको डेट्स एंड डेज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 6 में, खासतौर से 6 में पूछता है, 6 के आरएमएस सैनिक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज कि जैसे 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे, ताकि लोगों के अंदर कैंसर के प्रति एक अवेयरनेस फैले। 13 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का क्या है? बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है। उसके अलावा वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाते हैं हम इंटरनेशनल मदर टंग डे, मदर लैंग्वेज डे, यानी मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, क्योंकि इस दिन किसका बर्थडे है? सीवी रमन जी का बर्थडे है। सीवी रमन ने इस दिन खोज करी थी, रमन इफेक्ट की खोज करी थी, बर्थडे नहीं है, रमन इफेक्ट की खोज करी थी नेशनल साइंस डे वाले दिन, 28 फरवरी वाले दिन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका करंट अफेयर जो होता है, फरवरी का करंट अफेयर जो होता है, वो आपका होता है खत्म, कंप्लीट। इसकी पीडीएफ जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो ये आपको दोबारा एक बार फिर से पढ़नी है, ठीक है। आप इसका रिवीजन आपको दोबारा करना पड़ेगा, चाहे आप क्लास दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, आप यूट्यूब से क्लास को भी दोबारा देख सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वो भी आप इसको एक बार जरूर पढ़ें,
आप ही के लिए है, फ्री में है। आप क्यों, मैं समझ में नहीं आती मुझे ये वाली बात कि इतना बढ़िया कंटेंट आपको फ्री में जब प्रोवाइड कराया जाता है आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो। ठीक है, यही कंटेंट अगर आप कहीं पेड कोर्सेज लेने जाओगे या कहीं क्लासेस लेने जाओगे तो आपको महंगे महंगे बेचे जाएंगे। यहाँ यूट्यूब पे ये ऐसी करंट अफेयर की क्लासेस आपको बार बार हर जगह नहीं देखने को मिलेंगी। हर एक महीने का करंट अफेयर आपको कराया जा रहा है। तो आप अपने खुद भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उनको भी बताएं कि भाई ये करंट अफेयर की क्लासेस हैं, आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं, आप भी इनको पढ़िए। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप ही के लिए है, आप ही के फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, उसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, अदरवाइज आप क्लास से भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, यूट्यूब से भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।